अब हम बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आध्यात्म, दर्शन, तंत्र विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, तर्कशास्त्र आदि की पढ़ाई होती थी। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के तंत्रयान शाखा का प्रधान केंद्र था, इसलिए इसे वज्रयानी शाखा का विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है ना। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। एक मान्यता यह है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशील के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। अगर बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व में कहल गांव के पास एक अतिंचक गांव है। वहां पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी पाए जाते हैं। इससे कुछ किलोमीटर उत्तर में गंगा नदी बहती है। 100 एकड़ से ज़्यादा भूमिभाग में स्थित इस विश्वविद्यालय की खुदाई की शुरुआत 60 के दशक में पटना विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी, जिसे 1978 से 1982 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पूरा करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल ने 775 से 800 एडी के बीच में करवाई थी। उसने यहाँ मंदिर या मठ बनवाए और उदारतापूर्वक अनुदान दिया। यहाँ 160 विहार और व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं सदी तक इसको राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों तक अधिक समय तक एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष और 108 अध्यापक थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक एक द्वार पंडित बैठा होता था। द्वार पंडित के द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद ही किसी विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश संभव था। कनक के शासनकाल में हमें निम्नलिखित द्वार पंडितों के नाम ज्ञात होते हैं। कौन कौन से जरा देखिएगा। पूर्व द्वार पर आचार्य रत्नाकर शांति, पश्चिम द्वार पर वागीश्वर कीर्ति, वाराणसी उनको कहा जाता था। उत्तर द्वार पर नरूप, दक्षिण द्वार पर प्रज्ञा करमती, प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्नवज्र जो कि कश्मीरी थे और द्वितीय केंद्रीय द्वार पर ज्ञान श्री मित्र जो कि गौड़ ब्राह्मण थे। फिर से सुन लीजिए। पूर्व द्वार पर आचार्य रत्नाकर शांति, पश्चिम द्वार पर वागीश्वर कीर्ति, उत्तर द्वार पर नरूप, दक्षिण पर प्रज्ञा करमती, प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्नवज्र जो कि कश्मीर के विद्वान थे और द्वितीय केंद्रीय द्वार पर ज्ञान श्री मित्र जो कि गौड़ क्षेत्र के ब्राह्मण थे। अब देखिए, विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र और देखा जाए तो मीमांसा, तंत्र, विधिवाद का अध्ययन कराया जाता था। इस प्रकार यहाँ का पाठ्यक्रम नालंदा के समान विस्तृत तो नहीं था। आचार्यों में दीपंकर श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे हीनयान, महायान, वैशेषिक, तर्कशास्त्र के विद्वान और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक माने जाते थे। 11वीं सदी में तिब्बत नरेश चंद्रचूड़ के निमंत्रण पे वे तिब्बत गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और तिब्बती स्रोतों में उन्होंने 200 ग्रंथों की रचना करने का उन्हें श्रेय प्राप्त है। 12वीं सदी की बात करें तो अभयंकर गुप्त यहाँ के आचार्य थे। वे तंत्रवाद यानी वज्रयान शाखा के महापंडित थे। तिब्बती और संस्कृत में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। अन्य विद्वानों में ज्ञानपाद, वैरोचन, रक्षित, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्नवज्र, तथागत, रक्षित आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। 12वीं सदी में 3000 विद्यार्थी यहाँ शिक्षण ग्रहण करने आते थे। इनमें से अधिकांश तिब्बत के थे। तिब्बती छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय में एक अत्यंत विशिष्ट अतिथि गृह बनवाया गया था।
यहाँ पर एक संपन्न और विशालकाय पुस्तकालय भी था। विश्वविद्यालय का प्रबंध चलाने के लिए मुख्य संघाध्यक्ष की देखरेख में एक परिषद थी, जिसके सदस्य विभिन्न प्रशासनिक कार्यों जैसे नवागंतुक जो है उनको दीक्षित करने, नौकरों की व्यवस्था करने, उनकी देखभाल, खाद्य सामग्री, ईंधन की आपूर्ति, मठ के कार्यों का आवंटन आदि को संपन्न किया करते थे। और शैक्षणिक व्यवस्था 6 द्वार पंडितों की समिति द्वारा ही संचालित होती थी और इस समिति का एक अध्यक्ष होता था। कालांतर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रशासनिक परिषद ही नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यों की देखरेख के लिए विक्रमशिला के आचार्यों को नियुक्त किया करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की अवधि के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त तो नहीं होती है, मात्र यह पता चलता है कि यहाँ के स्नातकों को अध्ययन के उपरांत पाल शासकों के द्वारा उपाधि प्रदान की जाती थी। संभव है वहाँ आजकल की भांति दीक्षांत समारोह का आयोजन भी किया जाता रहा होगा, जिसमें समकालीन पाल शासक कुलाधिपति की हैसियत से उपस्थित होते थे। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि जेतारी और रत्नवज्र ने पाल राजाओं महिपाल और कनक के हाथों उपाधियाँ प्राप्त की थी। स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद महापंडित हैं, उपाध्याय, आचार्य क्रमशः उच्चतर उपाधियाँ मानी जाती थी। इस प्रकार विक्रमशिला 11वीं 12वीं सदी में भारत का सर्वाधिक संपन्न, सुसंगठित और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। नालंदा के समान इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य तिब्बत में भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार करना था। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम में विध्वस्त कर दिया। जैसे उसने नालंदा को नष्ट कर दिया, वैसे उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। यहाँ पर भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी गई, यहाँ के ग्रंथों को जला दिया गया। इस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्य श्री भद्र थे। वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ किसी प्रकार बचकर तिब्बत को भाग गए। इस प्रकार गौरवशाली शिक्षण संस्थान का अंत हो गया। तो इस प्रकार से करीब देखा जाए तो 13वीं सदी के आसपास तक यह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे महान शिक्षा केंद्र मुस्लिम आक्रमणकारियों की भेंट चढ़ गए और भारत ने एक प्रमुख शिक्षा केंद्रों को खो दिया।